नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वात स्फीति यानी कि एम्फीसेमा के बारे में। दोस्तों, वात स्फीति क्या होती है? वात स्फीति जो है वो फेफड़ों से संबंधित एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण सांस फूलने लगती है और अंग्रेजी में इस रोग को एम्फीसेमा के नाम से जाना जाता है। जो लोग वात स्फीति से ग्रस्त होते हैं उनके फेफड़ों की हवा की थैलियाँ यानी कि एल्वियोलाई क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और समय के साथ साथ इन थैलियों की अंदरूनी दीवार जो है वो क्षतिग्रस्त होने लगती है और फिर फट जाती है और जिससे कई छोटी छोटी थैलियों की जगह हवा की एक बड़ी थैली बन जाती है और इस स्थिति में फेफड़ों की सतह का क्षेत्र कम हो जाता है और जिस कारण से आपके खून में पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। वात स्फीति से ग्रस्त लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उनके फेफड़ों की क्षतिग्रस्त थैलियों में पुरानी हवा फंसी रह जाती है और जिससे कि नई और ऑक्सीजन युक्त हवा उनमें प्रवेश नहीं कर पाती। वात स्फीति से ग्रस्त ज़्यादातर लोगों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में फेफड़ों तक हवा पहुंचाने वाली नलियां यानी कि श्वसन नलियों में सूजन, लालिमा व जलन हो जाती है जिससे कि गंभीर खांसी पैदा हो जाती है। एम्फीसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये दो रोग हैं जो मिलकर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग यानी कि सीओपीडी पैदा करते हैं। धूम्रपान करना सीओपीडी पैदा करने वाले मुख्य कारणों में से एक है। इलाज की मदद से सीओपीडी के बढ़ने की गति को कम किया जा सकता है लेकिन इसके कारण हुई क्षति को कम नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो वात स्फीति बिना कोई लक्षण दिखाए कई सालों तक शरीर में पल सकता है। वात स्फीति के सबसे मुख्य लक्षणों में सांस फूलना होता है जो कि धीरे धीरे विकसित होता है। आप वे शारीरिक गतिविधियां छोड़ देते हैं जिससे कि आपको सांस फूलने की समस्या होती है और ऐसे में इसके लक्षणों पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। ये लक्षण तब तक आपके लिए समस्या नहीं बनता जब तक कि ये रोजाना की गतिविधियों में हस्तक्षेप ना करें। वात स्फीति के कारण आपको अंत में आराम करने के दौरान भी सांस फूलने की समस्या होने लगती है। दोस्तों, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? तो यदि आपको कुछ महीनों से सांस फूलने की दिक्कत है जिसके कारण के बारे में आपको पता नहीं है और खासकर यदि यह समस्या आपकी रोजाना की गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्र हो गई है या फिर आपका वजन बढ़ गया है, ऐसी बातें बोलकर आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ स्थितियां ऐसी है जिनमें कि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे कि यदि सीढ़ियां चढ़ने से भी आपको सांस फूलने लगती है, यदि तनाव के साथ आपके होंठ व नाखून नीले या फिर ग्रे रंग के होने लगे या फिर यदि आप मानसिक रूप से सचेत ना हो तो। दोस्तों, बात करते हैं कि एम्फीसेमा यानी कि वात स्फीति क्यों होती है। दोस्तों, वात स्फीति के मुख्य कारण लंबे समय से एयरबॉर्न उत्तेजक यानी कि हवा में फैले उत्तेजक पदार्थ उनके संपर्क में आना होता है और इन उत्तेजकों की बात करें तो उनमें है तंबाकू का सेवन करना, भांग पीना, केमिकल का धुआं या फिर धूल या फिर वायु प्रदूषण। कुछ बहुत ही कम मामलों में वात स्फीति आनुवंशिक रूप से मिले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की कमी के कारण भी हो जाता है और यह विशेष प्रकार का प्रोटीन फेफड़ों की इलास्टिक जैसी संरचना को सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसे हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एम्फीसेमा भी कहते हैं। दोस्तों, वात स्फीति का खतरा कब बढ़ जाता है? तो वात स्फीति होने के जोखिम बढ़ाने वाले कुछ कारक हैं जैसे कि सेकंड हैंड स्मोक यानी कि इसे सेकंड हैंड स्मोक के अलावा पैसिव या फिर एनवायरमेंटल स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पी गई सिगरेट या फिर बीड़ी वगैरह से निकलने वाले धुएं को आप अनजाने में सांस द्वारा खींच लेते हैं तो उसे सेकंड हैंड स्मोक कहा जाता है। धूम्रपान करने वाले लोगों के पास रहना भी वात स्फीति विकसित होने के जोखिम को बढ़ाता है। दूसरा है धूम्रपान करना। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें वात स्फीति विकसित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, लेकिन सिगार पीने वाले लोग इसके प्रति अति संवेदनशील होते हैं। धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए इसके जोखिम आमतौर पर उनके धूम्रपान किए गए सालों की संख्या और धूम्रपान की मात्रा के अनुसार बढ़ते हैं। उसके बाद एक केमिकल या फिर धूल वगैरह के संपर्क में आना। तो यदि आप कुछ निश्चित प्रकार के केमिकल से निकलने वाले धुएं या फिर भाप में सांस लेते हैं या फिर अनाज, कपास, लकड़ी और खनिज वगैरह की धूल में सांस लेते हैं तो आपके जोखिम बढ़ सकते हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो ये जोखिम और भी अधिक बढ़ सकते हैं। उम्र की बात करें तो वैसे तो वात स्फीति में फेफड़े धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होते हैं, लेकिन जिन लोगों को तंबाकू से संबंधित वात स्फीति होती है उनको अक्सर 40 से 60 साल की उम्र के बीच में इसके लक्षण महसूस होने लगते हैं। और बात करें घर के अंदर या बाहर के प्रदूषण के संपर्क में आने की, तो घर के अंदर के उत्तेजक पदार्थों में सांस लेना जैसे कि जलने वाले ईंधन से निकलने वाला धुआं और घर के बाहर का प्रदूषण जैसे कि कार से निकलने वाले धुएं में सांस लेना वगैरह भी वात स्फीति के जोखिम को बढ़ाता है। दोस्तों, बात करते हैं इससे बचाव कैसे किया जाता है। तो वात स्फीति से बचाव रखने के लिए धूम्रपान ना करें और धूम्रपान करने वाले लोगों से भी दूर रहें। यदि आप केमिकल के धुएं या धूल वगैरह में काम करते हैं तो अपने फेफड़ों को बचाने के लिए मास्क वगैरह पहनें।
और बात करें इसके परीक्षण की यानी कि निदान कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इमेजिंग टेस्ट की। तो छाती का एक्सरे वातस्फीति के परीक्षण में और सांस फूलने के कारण का पता लगाने में मदद कर सकता है, लेकिन यदि आपको वातस्फीति है तब भी छाती का एक्सरे आपको सामान्य रिजल्ट दिखा सकता है। सीटी स्कैन और एक्सरे दोनों को संयोजित करके एक ऐसी तस्वीर तैयार की जाती है जिसकी मदद से फेफड़ों को कई अलग अलग दिशाओं से देखा जा सकता है। और सीटी स्कैन वातस्फीति का पता लगाने और उसका परीक्षण करने में भी मदद करता है। यदि आपके फेफड़ों की सर्जरी की जानी है या सर्जरी हो चुकी है तो भी आपका सीटी स्कैन किया जा सकता है। लैब टेस्ट की बात करें तो कलाई की रक्त वाहिका से खून का सैंपल लेते हैं और उसकी जांच करते हैं, जिसकी मदद से ये पता लगा जाता है कि फेफड़े जो है वो कितने अच्छे से खून में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकाल रहे हैं। और बात करें लंग फंक्शन टेस्ट की, तो ये नॉन इन्वेजिव, जिसमें चीरे या इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो टेस्ट होते हैं और इनकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि आपके फेफड़े कितनी हवा को अपने अंदर भर सकते हैं और हवा कितने अच्छे से फेफड़े में अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। और यह काफ़ी आसान टेस्ट होता है जिसमें कि स्पायरोमीटर नाम के एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि आपको फूंक मारनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज की, तो सबसे पहले बात करते हैं दवाओं की। तो आपके लक्षणों की गंभीरता के आधार पर डॉक्टर आपके लिए कुछ दवाएं लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स। ये दवाएं संकुचित श्वसन मार्गों को खोलकर खांसी, सांस फूलना और सांस संबंधी अन्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। उसके बाद सांस के द्वारा ली जाने वाली स्टेरॉइड दवाएं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं को एरोसोल स्प्रे के रूप में लिया जाता है, जो कि सूजन व लालिमा जैसी समस्याओं को कम करते हैं और सांस फूलने जैसी समस्याओं को ठीक करने में भी मदद करते हैं। और बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो यदि आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस या फिर न्यूमोनिया जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इनका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ थेरेपी है जैसे कि पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, तो यह प्रक्रिया आपको सांस लेने की सही तकनीक और एक्सरसाइज सिखा सकती है, जिसकी मदद से आपके सांस फूलने की समस्या कम हो जाती है और आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता में सुधार आता है। बात करें अगर हम न्यूट्रिशनल थेरेपी की, तो डॉक्टर आपको उचित पोषक तत्वों के बारे में सलाह दे सकते हैं। वातस्फीति के शुरुआती चरणों में कई लोगों को वजन घटाने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अंतिम चरणों में कुछ लोगों को वजन बढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और बात करें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की, तो यदि आपको गंभीर वातस्फीति के साथ साथ खून में ऑक्सीजन की स्तर में भी कमी है तो रोजाना घर पर और एक्सरसाइज करने के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करना आराम दे सकता है। वातस्फीति से ग्रस्त कई लोग ज़्यादातर 24 घंटे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन को आमतौर पर एक ट्यूब के द्वारा दिया जाता है, जो आपको नथुनों में फिट हो जाते हैं। बात करें कुछ सर्जरी की, तो लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। इस प्रक्रिया में सर्जरी करने वाले डॉक्टर क्षतिग्रस्त ऊतकों के छोटे छोटे टुकड़ों को निकालते हैं और रोगग्रस्त ऊतकों के निकालने से बचे हुए स्वस्थ ऊतकों को खुलने के लिए अतिरिक्त जगह मिल जाती है और जिससे ऊतक और अच्छे से काम कर पाते हैं और आपकी सांस लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है। और बात करें लंग ट्रांसप्लांट की, तो यदि आपके फेफड़े बहुत ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अन्य सभी इलाज के विकल्प काम नहीं कर रहे हैं तो फेफड़ों का प्रत्यारोपण किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इससे होने वाली समस्याओं की, तो सबसे पहले तो है वातिल वक्ष यानी कि फेफड़े क्षतिग्रस्त होकर संकुचित हो जाना। जिन लोगों को वातस्फीति रोग है उनके लिए फेफड़े क्षतिग्रस्त होकर संकुचित हो जाने की स्थिति जीवन के लिए भयानक हो सकती है, क्योंकि इससे ग्रस्त लोगों के फेफड़े पहले ही काम करना बंद कर देते हैं और यह स्थिति बहुत ही कम मामलों में हो पाती है, लेकिन जब यह होती है तो अत्यधिक गंभीर होती है। दूसरी हार्ट संबंधी समस्याएं होती हैं। वातस्फीति जो है वो फेफड़ों की उन धमनियों में दबाव बढ़ा देती है जो कि हार्ट से जुड़ी होती है और इससे एक नई स्थिति जन्म लेती है जिसे कि हम कोर पल्मोनेल कहते हैं और जिससे कि हार्ट का एक हिस्सा फैल जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है। और बात करें फेफड़ों में बड़े बड़े छेद होने की, जैसे कि हम कहते हैं बुला, तो वातस्फीति से ग्रस्त कुछ लोगों के फेफड़ों में बड़े बड़े खाली छेद बनने लगते हैं और इस स्थिति को बुलेई कहा जाता है और ये छेद आकार में आधे फेफड़े के बराबर हो सकते हैं। और इसके अलावा यह स्थिति आपके फेफड़ों में खाली छेदों के आकार को बढ़ाने के लिए आप में वातिल वक्ष यानी कि न्यूमोथोरेक्स के जोखिम को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।